नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th पॉलिटी के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे दोस्त। आज की क्लास में जो क्वेश्चन कराएंगे दोस्त, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होता है, बार बार पूछा जाता है दोस्त। इस क्लास से आप क्या कर सकते हैं, खुद को टेस्ट कर सकते हैं दोस्त। जब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आप उसका आंसर बताइएगा। अगर आंसर आपको नहीं पता होगा तो हम आपको बताएंगे, और उसका जो जवाब होगा, जो उससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट होंगे दोस्त, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, साथ में उसका जो भी एक्सप्लेनेशन होगा उसको भी देखते चलेंगे। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़िए। देखिए स्लाइड जो है आपका दो भाग में बटा हुआ है, देख सकते हैं। ये जो आपका स्लाइड है दो भाग में बटा हुआ है दोस्त। लेफ्ट साइड आपका क्वेश्चन है, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, और इसका यही राइट साइड आपका क्या है, इसका जो इसका आंसर क्या होगा और जो साथ में इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा उसको भी हम लोग देखेंगे दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, लोकतंत्र की सबसे सही परिभाषा क्या है बताइए। तो राजा का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, सेना का शासन, तानाशाही। बताइए दोस्त क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर मिला लीजिए आप। यहाँ पे आंसर इसका देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए यहाँ पे आंसर। तो ये चलिए देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए दोस्त, चेक कर सकते हैं क्या है आंसर। देखिए पढ़िए, उत्तर जो है आपका ऑप्शन बी, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। जो लोकतंत्र है दोस्त उसका सबसे सही परिभाषा क्या है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। यहाँ पे व्याख्या दोस्त कहा गया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दी थी। इसका सीधा मतलब है कि लोकतंत्र में असली ताकत आम आदमी के पास होती है, जो अपनी सरकार खुद चुनता है दोस्त। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ये किसका कौन दिए, ये किसने कहा। तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्त, इसका मतलब क्या होता है, लोकतंत्र में असली ताकत आम आदमी के पास होता है, जो अपनी सरकार खुद चुन सकता है। ठीक है दोस्त, तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन आप पहले पढ़ें क्वेश्चन, उसका ऑप्शन आपके सामने था, आप खुद से कोशिश किए होंगे देने के लिए, आप आंसर आप दिए होंगे दोस्त। फिर उसके बाद हम क्या दिए आपके सामने, उसका राइट आंसर क्या था, उससे रिलेटेड जो व्याख्या था उस क्वेश्चन को किस प्रकार किए। इसी प्रकार से जितना भी क्वेश्चन होगा दोस्त एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है। तो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, राजशाही, तानाशाही। बताइए तो भारत में जो लोकतंत्र है दोस्त, बताइए किस प्रकार का है। तो चलिए यहाँ पे आंसर मिला लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, भारत में जो यहाँ पे देख लीजिए दो का क्या है, दो का राइट आंसर क्या है, अप्रत्यक्ष। क्या है, अप्रत्यक्ष। भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सब खुद संसद में जाकर कानून नहीं बनाते। हम अपने नेता एमपी या एमएलए चुनते हैं, जो हमारी तरफ से फैसले लेते हैं दोस्त। इस बात को आप क्या कीजिए, एक प्रकार से समझ लीजिए कि जो भारत की आबादी क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सब खुद संसद में जाकर कानून नहीं बनाते हैं। हम अपना नेता एमपी एमएलए चुनते हैं, जो हमारी तरफ से फैसले लेते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या है। तो लोकतंत्र का प्रमुख आधार क्या है बताइए। तो शक्ति, समानता, धन, सेना। तो दोस्त राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका समानता राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे मिला लीजिए, आप आंसर मिला लीजिए और इससे रिलेटेड जो व्याख्या की है उसको भी पढ़िए। तो समानता, समानता है, 3 का क्या हो जाएगा, समानता। लोकतंत्र की नींव ही समानता, इक्वालिटी पर टिकी है। यहाँ एक अमीर अरबपति और एक गरीब किसान दोनों के वोट की कीमत बिल्कुल बराबर होते हैं दोस्त, बिल्कुल सही। एक वोट का कीमत कितना होता है, मतलब एक प्रकार से एक वोट है तो एक वैल्यू। कहने का मतलब है कि चाहे अरबपति हो चाहे गरीब किसान हो, दोनों का जो एक वोट का कीमत क्या रहेगा, बराबर होता है दोस्त। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो संविधान क्या है, कानूनों का संग्रह है, नियमों और सिद्धांतों का दस्तावेज है, न्यायालय है, संसद है। बताइए क्या हुआ आंसर। तो दोस्त जो संविधान है आपका नियमों और सिद्धांतों का क्या है, दस्तावेज है। अब चलिए पढ़िए, इसका आंसर चेक कीजिए और जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। यहाँ पे समझिएगा दोस्त, तो नियमों और सिद्धांतों का दस्तावेज है क्या, संविधान क्या है, नियमों और सिद्धांतों का दस्तावेज। संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। यह एक पवित्र किताब की तरह है, जिसमें देश को सही ढंग से चलाने के सारे नियम और कायदे लिखे जाते हैं दोस्त। ठीक है, लिखे होते हैं। तो चलिए दोस्त देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग आगे, अब आगे बढ़िए। पहला, अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। भारत का संविधान कब लागू हुआ बताइए। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ दोस्त, तो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ दोस्त 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए इसका जो एक प्रकार से आंसर है और जो व्याख्या की है उसको मिला लेते, चेक कर लेते दोस्त, चेक कीजिए। तो उत्तर आपका 26 जनवरी 1950 को बिल्कुल सही। भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। अब इसी दिन हमारा संविधान पूरे देश में लागू हुआ था, इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस
एक प्रकार से रिपब्लिक डे बहुत धूमधाम से मनाते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, भारत एक खालिस्तान देश है तो एकात्मक, संघीय, तानाशाही, राजशाही, बताइए तो भारत किस प्रकार का देश है। तो भारत जो दोस्त है संघीय है। क्या है, संघीय है। चलिए आंसर अब यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या है इसका आंसर क्या है। तो बिल्कुल आपका 6 का बी हो गया, संघीय। तो भारत एक संघीय देश है क्योंकि यहाँ शक्तियों को सिर्फ एक जगह नहीं रखा गया है बल्कि उन्हें अलग अलग सरकारों के बीच बांटा गया है दोस्त। ठीक है, तो यहाँ शक्तियों को क्या किया गया है, सरकारों के बीच अलग अलग बांटा गया है दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है, बताइए केंद्र और राज्यों में, जनता और नेता में, न्यायालय और संसद में, सेना और पुलिस में। तो दोस्त संघीय व्यवस्था में शक्तियों का जो विभाजन होता है केंद्र और राज्यों में, केंद्र और राज्यों में। ठीक है, चलिए आंसर मिला लीजिए। तो आंसर मिलाइए केंद्र और राज्यों में। संघीय व्यवस्था में एक बड़ी केंद्र सरकार जो पूरे देश का काम देखती है और कई राज्य सरकारें जो अपने राज्य का काम देखती है मिलकर शासन करती है। तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन करती है दोस्त। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन किन के बीच होता है, केंद्र और राज्यों के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर पढ़िए। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है, बताइए संसद सर्वोच्च है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, न्यायालय सर्वोच्च है, बताइए। तो जो आपका संविधान होता है वही आपका सर्वोच्च है। सबसे ऊपर कौन है, आपका संविधान। संविधान जो कहेगा वही आपको पालन करना होगा। चलिए आंसर मिला लीजिए, 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए। यहाँ पे देखिएगा दोस्त, तो संविधान सर्वोच्च है। भारत में कोई नेता, संसद या जज सबसे बड़ा नहीं है, संविधान सबसे ऊपर है। देश के हर व्यक्ति और संस्था को संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होता है दोस्त। ठीक है, चलिए आइए दोस्त अगला क्वेश्चन पढ़िए। भारत में कितनी सूचियां हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में कितनी सूचियां हैं, 2, 3, 4, 5। तो दोस्त ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। भारत में कितनी सूचियां हैं, 3। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा पहले इसका एक्सप्लेनेशन 9 नंबर का आंसर देख लीजिए और एक्सप्लेन उसको करते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या करते हैं दोस्त। तो 9 का 3 हो जाएगा ऑप्शन बी। व्याख्या देखिए, शक्तियों को बांटने के लिए 3 सूचियां बनाई गई है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। इनसे पता चलता है कि कौन कौन किस विषय पर कानून बनाएगा दोस्त। ठीक है, शक्तियों को कितने सूचियां बांटा गया है, 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्त, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इससे पता चलता है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। ठीक है, चलिए आइए 10वां नंबर, समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है, कानून कौन बना सकता है, समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है। तो समवर्ती सूची में जो होता है दोस्त, केवल केंद्र, केवल राज्य, दोनों कोई नहीं। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों एक प्रकार से कानून बना सकता है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ लीजिए, यहाँ पे इसका उत्तर देख लीजिए, 10 के सी दोनों। अब व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, तो समवर्ती सूची में शिक्षा, जंगल, वन जैसे विषय आते हैं। इन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कानून बना सकती है दोस्त। बिल्कुल, जैसे शिक्षा से रिलेटेड कुछ कानून बनाना हो, या जंगल से रिलेटेड, इस विषय पर अगर कुछ कानून बनाना हो दोस्त, तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए आइए 11वां नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कितने हैं, बताइए। तो दोस्त मौलिक अधिकार जो है आपका 5, 6, 7, 8, तो आपका 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पढ़ लीजिए दोस्त। तो 11 का बी, ऑप्शन 6। तो व्याख्या जो है यहाँ पे है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, मूल जो स्टार्टिंग में जो मूल संविधान था दोस्त, उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, 7। लेकिन बाद में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, इसलिए अब भारत के नागरिकों के पास 6 मौलिक अधिकार बचे हैं दोस्त। इस बात को आप याद रखिएगा दोस्त, स्टार्टिंग में जो मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, 7। फिर बाद में संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया, इसलिए भारत के नागरिकों के पास कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। ठीक है दोस्त, चलिए आइए 12वां नंबर, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो जो आपका समानता का अधिकार है दोस्त, ये आपका 14 से लेकर 18 क्या है आपका समानता का अधिकार है दोस्त। चलिए आइए यहाँ पे देख पढ़िए, तो आपका 12 का बी ऑप्शन 14 से 18। व्याख्या में क्या है, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता की बात की गई है। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, चाहे उनका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो, कानून की नज़र में क्या है, सभी बराबर हैं दोस्त।
चलिए आइए 13वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। संविधान का संरक्षक कौन है बताइए। संविधान का संरक्षक कौन है? तो संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो दोस्त आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वही संविधान का संरक्षक है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे पढ़िए इसका। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका दोस्त, ये आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट संविधान का बॉडीगार्ड, एक प्रकार से संरक्षक है। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। बिल्कुल, अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। ठीक है, चलिए आइए पढ़िए अगला क्वेश्चन 14वां नंबर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस अनुच्छेद में है बताइए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है दोस्त। चलिए आइए पढ़ लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 14 का C 32। व्याख्या देखिए। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। जो अनुच्छेद 32 है उसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इसके तहत अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दोस्त। ठीक है, इस बात को आप क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है बताइए। एक धर्म को मानना, सभी धर्मों को समान मानना, धर्म को हटाना, कोई धर्म नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता का जो सही अर्थ होता है दोस्त, वो सभी धर्मों को समान मानना। चलिए आइए यहाँ पे पढ़िए। यहाँ पे पढ़िएगा दोस्त। तो 15 का B सभी धर्मों को समान मानना। व्याख्या में देखिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सरकार का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। सरकार की नज़रों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। ठीक है दोस्त। चलिए आइए 16वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो चुनाव आयोग का कार्य क्या है बताइए। तो कानून बनाना, चुनाव कराना, न्याय देना, टैक्स लेना। तो चुनाव आयोग का जो काम है चुनाव कराना। ठीक है, चुनाव कराना किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है। चलिए यहाँ पर मिला लीजिए। 16 का B चुनाव कराना। व्याख्या क्या है? चुनाव आयोग जो होता है, इलेक्शन कमीशन, एक स्वतंत्र संस्था जिसका मुख्य काम पूरे देश में बिना किसी बेईमानी के निष्पक्ष चुनाव इलेक्शन करवाना है। ठीक है, ये चुनाव आयोग का काम होता है, इलेक्शन कमीशन का। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु क्या है बताइए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु क्या है दोस्त? तो 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष। आइए यहाँ पे पढ़ लीजिए दोस्त। तो 17 का राइट आंसर B 18 वर्ष। व्याख्या पढ़िए। भारत में कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है उसे बिना किसी भेदभाव अमीर गरीब जाति धर्म के वोट देने का अधिकार है। अगर 18 वर्ष हो गया तो वो क्या कर सकता है? वोट दे सकता है दोस्त। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं 18 का। बहुदलीय प्रणाली किस देश में? तो चीन, भारत, सऊदी अरब, क्यूबा। तो आपका अपना जो भारत है दोस्त, इसमें कहाँ क्या किस प्रकार की प्रणाली है? बहुदलीय है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए। तो आपका 18 के B भारत। तो व्याख्या में क्या है? भारत में बहुदलीय प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम है। यानी यहाँ BJP, कांग्रेस, AAP जैसी बहुत सारी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ सकती है। चीन में सिर्फ एक पार्टी है। चीन में क्या है? सिर्फ एक पार्टी है। लेकिन भारत में कई सारी पार्टी हैं दोस्त जो चुनाव लड़ते हैं। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है। चलिए 19 नंबर पढ़िए। विपक्ष का कार्य क्या है? तो सरकार गिराना, सरकार की आलोचना करना, चुनाव लड़ना, कानून बनाना। तो विपक्ष का काम क्या है? वो सरकार की आलोचना करते रहते हैं। ठीक है, चलिए सरकार की आलोचना करना विपक्ष का काम है। चलिए आइए यहाँ पे अब आंसर मिला लीजिए। तो 19 के B सरकार की आलोचना करना। व्याख्या में क्या है? विपक्ष जो होता है, अपोजिशन जो होता है, का काम सरकार की गलतियों को पकड़ना और जनता की आवाज़ उठाना ताकि सत्ता में बैठी सरकार अपनी मनमानी ना कर सके। ठीक है, ये विपक्ष के काम है दोस्त। वो क्या करते हैं? जो सरकार एक प्रकार से सरकार की गलतियों को क्या करते हैं? पकड़ते हैं और जनता की आवाज़ को उठाते हैं ताकि सत्ता में जो बैठे सरकार है वो अपना मनमानी ना कर सके। चलिए आइए 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य है तो पैसा कमाना, सत्ता प्राप्त करना, न्याय देना, शिक्षा देना। तो राजनीतिक दल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सत्ता प्राप्त करना होता है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ लेते हैं इससे। तो 20 के B सत्ता प्राप्त करना। हर राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी का एक ही मुख्य लक्ष्य होता है, चुनाव जीतना और सत्ता प्राप्त करके अपनी नीतियां लागू करना। ठीक है, हर पार्टी यही चाहता है कि हम क्या करें? चुनाव जीतें और जो हमारी नीति अपनी जो हर पार्टी की जो नीति होता है उसको क्या करें? लागू करें। चलिए आइए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बताइए। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका हो जाएगा
राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। चलिए आंसर चेक कर लीजिए दोस्त, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो चुनाव के बाद जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिलता है उस पार्टी के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। जिस पार्टी को क्या करता है, लोकसभा में बहुमत मिलता है, उस पार्टी के जो मेन लीडर रहते हैं उसको क्या करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देते हैं। ठीक है दोस्त। चलिए आइए 22वां नंबर पढ़िए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है बताइए तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव करता है दोस्त, सांसद और विधायक करते हैं। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। यहाँ पे मिला लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? सांसद और विधायक। हम राष्ट्रपति को सीधे वोट नहीं देते, ठीक है, हमारे द्वारा चुने गए सांसद, एमपी और राज्यों के विधायक, एमएलए मिलकर वोटिंग के जरिए राष्ट्रपति को चुनते हैं। चलिए लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताइए दोस्त, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका राइट आंसर बी, 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आम जनता द्वारा हर 5 साल में एक बार होता है। 5 साल बाद पुरानी लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो वही राज्यसभा के कितने सदस्य, तो ये हो जाएगा 6। याद कर लीजिएगा, लोकसभा पूछे तो 5 और राज्यसभा के 6 हो जाएगा दोस्त। चलिए यहाँ पे मिला लीजिए, आंसर मिला लीजिए। तो देख लीजिए 24 के सी ऑप्शन 6 वर्ष। राज्यसभा जो होता है अपर हाउस कभी भंग नहीं होता, ये भी बात आप याद रखिएगा। जो राज्यसभा होता है वो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इस बात को भी आपको क्या करना है? याद रखना है दोस्त। 2 साल में क्या होता है? 1/3 सदस्य रिटायर हो जाता है। चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन 25वां। न्यायपालिका का क्या कार्य है? तो न्यायपालिका का क्या कार्य है? कानून बनाना, कानून लागू करना, कानून की व्याख्या करना, चुनाव कराना। तो ये दोस्त कानून की व्याख्या करना किनका काम है? न्यायपालिका का। अब इससे जो यहाँ पे लिखे हैं दोस्त, इससे रिलेटेड जो पॉइंट है इसको पढ़िए। तो 25 के सी, कानून की व्याख्या करना। कानून बनाने का काम संसद का, बिल्कुल। अगर कानून बनाने के काम पूछे तो कौन करता है? संसद। जबकि न्यायपालिका का काम कानूनों को समझना, व्याख्या करना और विवादों को सुलझाना है। ठीक है। अगर विवादों को सुलझाना हो या कानूनों को समझाना और व्याख्या करना तो किनका काम होता है? न्यायपालिका कोर्ट का काम होता है दोस्त। चलिए 26 नंबर। PIL का पूरा नाम क्या है बताइए? तो PIL का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्त PI, पब्लिक इंटरनल लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्राइवेट इंटरेस्ट लॉ, नन। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्त, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगा। ठीक, इसके बारे में समझते हैं, आपको समझाते हैं क्या होता है ये। चलिए यहाँ पे देखिए, पढ़िए। तो कहता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है? इसे हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? जनहित याचिका कहते हैं। इसके जरिए कोई भी आम आदमी किसी सामाजिक मुद्दे जैसे प्रदूषण या भ्रष्टाचार को लेकर सीधे कोर्ट में जा सकता है दोस्त। ठीक है। चलिए आइए 27 नंबर पढ़िए। संघ सूची में विषय कौन तय करता है बताइए? तो अगर संघ सूची में अगर विषय कौन तय करता है तो ये हो जाएगा केंद्र। क्या हो जाएगा? केंद्र। और वही अगर राज्य सूची में पूछता तो राज्य हो जाता। ठीक है। संघ सूची में केंद्र, राज्य में राज्य सूची में राज्य और समवर्ती में दोनों। तो यहाँ पे संघ सूची पूछ रहा है दोस्त तो केंद्र हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे देख लेते हैं क्या है आपका, तो हो जाएगा केंद्र, बिल्कुल। तो व्याख्या में क्या है? संघ सूची में देश की सुरक्षा, रेलवे और बैंकिंग जैसे बड़े विषय होते हैं जिन पर फैसले लेने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को, बिल्कुल। जिससे रेलवे से संबंधित या बैंकिंग इस प्रकार के बड़े विषय पर अगर कुछ एक प्रकार से फैसला लेना हो तो कौन लेगा? केंद्र सरकार। राज्य सरकार का इसमें कोई अथी नहीं होता है। ठीक है। केंद्र सरकार फैसला लेता है। चलिए 28 नंबर पढ़िए। पंचायत राज व्यवस्था किस स्तर पर है? तो राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो ये आपका स्थानीय है। क्या है? स्थानीय है दोस्त। चलिए आइए पढ़ लीजिए, इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो स्थानीय है। पंचायत राज गांव के स्तर पर काम करता है, बिल्कुल। इसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं ताकि गांव के लोग अपनी समस्या खुद सुलझा सकें। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है बताइए? तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है दोस्त कौन होता है? तो प्रमुख आपका होता है सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। चलिए आइए पढ़िए यहाँ पे क्या है। तो सरपंच आपका राइट आंसर है, बिल्कुल। आपका क्या है? सरपंच आपका सही है। तो ग्राम पंचायत गांव की सरकार के मुखिया को सरपंच या प्रधान कहते हैं। ठीक है। जो ग्राम पंचायत के जो मेन होता है, मुखिया होता है, उसको क्या कहते हैं? सरपंच या प्रधान कहते हैं। गांव के सभी वयस्क लोग वोट देकर इन्हें चुनते हैं। ठीक है। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है?
तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसको मेयर कहते हैं या महापौर कहते हैं, आपका बी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं दोस्त। पढ़िए यहाँ पे क्या है, तो महापौर हो गया राइट आंसर। तो बड़े शहरों जैसे दिल्ली मुंबई में विकास के लिए नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है और इसके मुखिया को महापौर मेयर कहा जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। जब नगर निगम का प्रमुख पूछे तो महापौर और ग्राम पंचायत का प्रमुख पूछे तो सरपंच। ठीक है दोस्त। चलिए 31 नंबर पढ़िए। सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ है, तो शक्ति एक जगह, शक्ति का बंटवारा, शक्ति खत्म करना, सेना को देना। तो आपका हो जाएगा शक्ति का बंटवारा हो जाएगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ है ये शक्ति का बंटवारा करना। चलिए आइए पढ़िए यहाँ पे पढ़िए क्या है, तो शक्ति का बंटवारा बिल्कुल सही। विकेंद्रीकरण का मतलब है शक्तियों को केवल केंद्र सरकार के हाथ में ना रखकर उसे राज्यों और पंचायतों के बीच बांट देना होता है। ठीक है, केवल शक्ति केंद्र सरकार के पास नहीं होता है, राज्यों और पंचायतों के बीच में भी बांट दिया जाता है। चलिए लोकतंत्र में निर्णय कौन लेता है, तो राजा लेता है, जनता के प्रतिनिधि लेता है, सेना या न्यायालय। तो दोस्त जो हम लोग चुनते हैं जिनको, वही क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं, एक प्रकार से जनता के प्रतिनिधि हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे पढ़िए क्या है, तो पढ़िए जनता के प्रतिनिधि बिल्कुल सही है। तो लोकतंत्र में आम जनता सीधे फैसले नहीं लेती, बल्कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि एमपी और एमएलए संसद विधानसभा में जाकर क्या करते हैं, जाकर जनता की तरफ से फैसले लेते हैं। ठीक है दोस्त। चलिए भारत में कितने स्तर की सरकार है, तो भारत में जो है त्रिस्तरीय है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पढ़ लीजिए भारत में कितने स्तर की सरकार है, 3। यहाँ पे पढ़िए क्या है, तो भारत में 3 स्तर की सरकारें काम करती है। पहला केंद्र सरकार पूरे देश के लिए, दूसरा राज्य सरकार राज्यों के लिए, और तीसरा स्थानीय सरकार पंचायत और नगर निगम के लिए। ठीक है दोस्त। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। संघीय शब्द का अर्थ है बताइए, तो एक शासन, कई स्तर की सरकार, तानाशाही, सेना शासन। तो संघीय शब्द का अर्थ है कई स्तर की सरकार, कई स्तर की सरकार। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़िए तो कई स्तर की सरकार। संघीय का सीधा मतलब है सत्ता का बंटवारा, जहां एक ही देश में शासन चलाने के लिए कई स्तर की सरकारें हों, उस प्रकार की संघीय एक प्रकार से सरकार है। तो भारत में भी तो इसी प्रकार की व्यवस्था है। चलिए 35 नंबर पढ़िए। तो चुनाव में गुप्त मतदान क्यों होता है, तो मज़े के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वतंत्र मतदान के लिए, समय बचाने के लिए। तो दोस्त स्वतंत्र मतदान के लिए चुनाव में गुप्त मतदान होता है, मतलब किसी को बताया नहीं जाता है, मतलब एक प्रकार से किसी को बताया नहीं जाता है, गुप्त होता है। तो ये होता है स्वतंत्र मतदान के लिए। ये किस लिए होता है बताइए, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो बिल्कुल आपका गुप्त स्वतंत्र मतदान के लिए। गुप्त मतदान इसलिए होता है ताकि कोई किसी पर दबाव या डर ना डाल सके और नागरिक स्वतंत्र और निडर होकर अपना वोट दे सके। ठीक है दोस्त। चलिए आइए 36 नंबर पढ़िए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो गांधी, नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पटेल। तो जब संविधान सभा, जब एक प्रकार से संविधान सभा बनी थी दोस्त, तो उस टाइम जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या क्या कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए पढ़ लीजिए यहाँ पे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान बनने के बाद यही भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे दोस्त, और संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पढ़िए। भारत का संविधान किसने बनाया, बताया किसने बनाया, तो संसद बनाया, संविधान सभा, न्यायालय, तो राष्ट्रपति। तो दोस्त जब भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की, एक प्रकार से संविधान सभा बनाया गया था, तो वही बनाया था। अब आइए यहाँ पढ़िए इससे रिलेटेड क्या बात है, पढ़िए। तो यहाँ पे लिखा हुआ संविधान सभा राइट आंसर। तो भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि पूरे देश से चुनकर आए नेताओं की टीम ने बनाया था, जिसे संविधान सभा कहते हैं। इसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। सब ये भी पूछ सकता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या है, तो मनोरंजन, सरकार को नियंत्रित करना, केवल समाचार देना, कानून बनाना। तो इनका जो मुख्य काम है दोस्त, सरकार को नियंत्रित करना है। चलिए पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ सरकार को नियंत्रित करना बिल्कुल सही। तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। ठीक है, यह जनता तक सही जानकारी पहुंचाता है और सरकार से सवाल पूछकर उसे जवाबदेह और नियंत्रित रखता है। इस बात को क्या कीजिएगा, समझ लीजिएगा दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। रूल ऑफ लॉ का अर्थ है, बताइए रूल ऑफ लॉ का अर्थ है राजा का कानून, कानून का शासन, सेना का शासन, नेता का शासन।
तो रूल ऑफ लॉ का अर्थ है कानून का शासन। चलिए आइए यहाँ पे पढ़िए। तो यहाँ पे कानून का शासन, कानून का शासन का मतलब है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री हो या कोई आम नागरिक, सबके लिए नियम बराबर है दोस्त, सबके लिए नियम क्या है, बराबर है। चलिए 40 नंबर पढ़िए। चुनाव चिन्ह क्यों दिया जाता है? तो सुंदरता के लिए, पहचान के लिए, मजाक के लिए, समय पास के लिए। तो चुनाव चिन्ह इसलिए दिया जाते हैं ताकि हम उसको पहचान सकें, पहचान के लिए दिया जाता है। चलिए आइए पढ़िए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है पहचान के लिए, चुनाव चिन्ह इलेक्शन सिंबल जो होता है इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वे अपनी पसंदीदा पार्टी को आसानी से पहचान कर सही जगह वोट दे सके। ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। भारत में मतदान मशीन क्या कहलाता है? तो एटीएम, ईवीएम, टीपी, सीपीयू। तो वो आपका ईवीएम कहलाता है। क्या कहलाता है? ईवीएम। तो राइट आंसर क्या हो गया? ईवीएम। पढ़िए पढ़िए इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ये भी आपसे पूछ सकता है ईवीएम का फुल फॉर्म बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इसी मशीन का बटन दबाकर हम अपना वोट डालते हैं। इसने पुराने पर्ची बैलेट पेपर सिस्टम की जगह ली है। ठीक है दोस्त, इस बात को क्या कीजिएगा, आप याद रखिएगा। संसद के 2 सदन कौन से बताइए? संसद के 2 सदन है। अब पूछ सकता है कि संसद के कितने सदन है? 2। तो कौन कौन है ये पूछा गया। तो ये संसद के 2 सदन कौन कौन है? तो एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा, भारतीय संसद के 2 मुख्य सदन कमरे हैं। लोकसभा जनता द्वारा चुने गए नेता और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता। ठीक है दोस्त। चलिए मौलिक कर्तव्य कितने बताइए? तो 9, 10, 11, 12। तो मौलिक कर्तव्य कितने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए पहले आप बताइए मौलिक कर्तव्य कितने? तो आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। चलिए अधिकारों के साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी, बिल्कुल आपका हम लोग का क्या है? कर्तव्य भी। हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना और पर्यावरण बचाना, इसमें से उनमें से कुछ है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है मौलिक कर्तव्य कितने? 11। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। संविधान संशोधन कौन करता है बताइए? तो संविधान संशोधन कौन करता है? तो आपका जो संसद होता है वही करता है। कौन करता है? संसद। चलिए पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ संसद आपका सही आंसर। समय के साथ अगर संविधान में कोई बदलाव या सुधार संशोधन करना हो तो यह बड़ा अधिकार सिर्फ देश की संसद पार्लियामेंट के पास है। बिल्कुल दोस्त, ये बात को अगर अच्छा से पढ़ लीजिएगा एक बार और हम पढ़ते हैं कि अगर समय के साथ अगर संविधान में कोई बदलाव, सुधार, संशोधन करना हो तो यह बड़ा अधिकार सिर्फ देश की संसद पार्लियामेंट के पास है। ठीक है। चलिए पढ़िए सेकुलर का अर्थ है तो धर्म विरोध के, सभी धर्म समान, केवल एक धर्म, कोई धर्म नहीं। तो आपका हो जाएगा सभी धर्म समान। चलिए आइए पढ़िए। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? तो सभी धर्म समान। व्याख्या क्या है दोस्त? तो यहाँ पे लिखा हुआ सेकुलर धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ है कि देश के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म समान है। सरकार किसी एक धर्म के साथ पक्षपात नहीं करेगी। ठीक है। चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन 46 नंबर। बहुमत का अर्थ है कम संख्या, अधिक संख्या, बराबर संख्या, कोई नहीं। तो आपका अधिक संख्या। बहुमत का अर्थ क्या होता है? अधिक संख्या। यहाँ पे पढ़िए अधिक संख्या, बिल्कुल। बहुमत मेजोरिटी का मतलब है आधे से अधिक। चुनाव में जिस भी पार्टी को कुल सीटों में से आधे से ज़्यादा सीटें मिलती है उसी की सरकार बनती है दोस्त। बिल्कुल सही है। चलिए पढ़िए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बताइए? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति आपका सही आंसर है। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति आपका क्या है? सही आंसर है। राष्ट्रपति देख लीजिए। व्याख्या देखिए, हर राज्य में एक राज्यपाल गवर्नर होता है जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। इनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्त। चलिए 48 नंबर पढ़िए। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण है सेना, समानता, धन, शक्ति। तो ये हो जाएगा आपका समानता। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण है क्या है? समानता। चलिए यहाँ पे आइए पढ़िए क्या है? तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी समानता है। यह समाज में रहने वाले हर व्यक्ति, अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष सबको एक समान अधिकार और सम्मान देता है दोस्त। ठीक है। चलिए आइए लास्ट के 2 क्वेश्चन देख लीजिए। तो पढ़िए कोलिशन गवर्नमेंट क्या है? कोलिशन गवर्नमेंट क्या है? कहने का मतलब कोलिशन मतलब संगठन एक प्रकार से नहीं होता है, उसका मतलब क्या है? तो एक पार्टी की सरकार, कई दलों की सरकार, सेना सरकार, राष्ट्रपति शासन। तो ये आपका क्या होता है? कई दलों की सरकार होता है। चलिए आइए पढ़ लीजिए इसके बारे में क्या है, पढ़ लीजिए दोस्त।
तो यहाँ पे लिखिए, देखिएगा, कई दलों की सरकार। जब चुनाव में किसी भी एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए पूरा बहुमत नहीं मिलता तो दो या उससे ज़्यादा पार्टियां हाथ मिलाकर सरकार बनाती है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे अभी फिलहाल यहाँ पे गठबंधन की सरकार ही है। 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, लोकतंत्र शब्द किस भाषा से आया बताइए तो। हिंदी, अंग्रेजी, ग्रीक, संस्कृत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीक। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बारे में लास्ट में जो पॉइंट है पढ़ लीजिए। तो ग्रीक व्याख्या, डेमोक्रेसी लोकतंत्र शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस, डेमोस का मतलब होता है जनता, और क्रेसी का मतलब होता है शासन, जिसका अर्थ हुआ जनता का शासन। दोस्त लोकतंत्र का अर्थ क्या है, एक प्रकार से लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी मतलब जनता का शासन। ठीक है दोस्त, तो ये आपका क्या हुआ, 10th क्लास पॉलिटी के जो भी एक प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs लिए थे 50 को, उसको हम लोग दोस्त कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्त आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्त। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, धन्यवाद।